हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के लेक्चर में हमने आपको अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा और इनके जो सुधार होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम कुछ ऐसे टर्म पर बात करेंगे और गारंटी के साथ आज का जो वीडियो रहेगा वह इतना अच्छा रहेगा, इतना अच्छा, इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादातर सभी फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपकी डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम कोई पर्टिकुलर एसिडिक, सैलाइन और जो है आपके एल्कलाइन सॉइल कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। इसमें हम तीनों को मिला करके जो आपके टर्म बचे हुए हैं, और हमने कहा था कि जिप्सम और पायराइट के बारे में जो भी कुछ बातें बची हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिप्सम से कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम जो है, जिप्सम से चलिए स्टार्ट करते हैं जिप्सम के बारे में। तो देखिए जिप्सम होता क्या है। दो टर्म हमने बताया थे आपको, एक होता है जिप्सम, दूसरा होता है पायराइट। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है अल्कली मृदा को सुधारने के लिए, मतलब क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है। तो जब जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है वह भी हमने आपको बता दिया था। CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, यह इसका फॉर्मूला होता है। इसमें आपको दो दो तत्व दिखाई दे रहे होंगे, एक होता है आपका कैल्शियम और दूसरा होता है आपका सल्फर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है और सल्फर जो होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। तो कैल्शियम की, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 23.2% होती है। ठीक है, 23.2% जिप्सम की मात्रा होती है, जबकि सल्फर की मात्रा 18.6% तक होती है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो है वह आपका जल का अणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल का अणु पाया जाता है। तो हो सकता है कि पूछ ले कि जल, जिप्सम में जल का कितना परसेंटेज होता है। तो जिप्सम में जल का परसेंट 20% या फिर 20 ना कहें तो 21% कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जल का परसेंट होता है वह 20.9% होता है। ऑन एन एवरेज इसे आप 21% कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिप्सम की जो बात थी, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2 होता है, यानी कि कैल्शियम और सल्फेट से मिलकर के बनता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा 23.2%, जबकि सल्फर की मात्रा 18.6% और जल का जो परसेंटेज होता है वह 21%, या एग्जैक्टली कहें तो 20.9% जल होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसका प्रयोग हम क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए करते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग क्षारीय, इसका जब हम प्रयोग करते हैं कैल्शियम सल्फेट का, तो यह मृदा की वायु और नमी, यानी कि वायु मतलब एयर और नमी मतलब जल, H2O प्लस ऑक्सीजन से मिल करके यह क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट को बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH4 प्लस सोडियम सल्फेट को बनाता है। तो सोडियम सल्फेट जो होता है वह लीच कर जाता है, लीच मतलब निक्षालन हो जाता है उसका, वह मृदा की निचली सतहों में चला जाता है और आपका ऊपर बचता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपको मृदा को सुधार देता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी इसमें जो है हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं जिप्सम का क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। ठीक है, अब यदि हम बात कर ले कि जिप्सम का कितना प्रयोग किया जाता है, कितनी जिप्सम की कितनी मात्रा एक हेक्टेयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो जिप्सम की 12 से 15 टन, कितनी? 12 से 15 टन, 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है? 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जिप्सम की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जिप्सम के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होते हैं, कहां पर पाया जाता है जिप्सम प्राकृतिक रूप में, कहां पर पाया जाता है, इसके प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक जो इसके विभिन्न स्रोत हैं वह कहां कहां पर है, किन राज्यों में। फॉर एग्जांपल हम ऐसे बात करें कि किन राज्यों में पाया जाता है, तो राज्यों की यदि हम बात करें तो देखिए राज्यों में या कहां कहां पर पाया जाएगा। जैसे आपका राजस्थान का जोधपुर जिला, जैसलमेर, नागौर और सिरोही जिले आते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, जैसे आपका राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर। ठीक है, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर और जो है आपका नागौर जिला आता है। ये जो है आपके जिप्सम के राजस्थान के अंतर्गत
राजस्थान में पाया जाता है जिप्सम कहाँ कहाँ पर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और राजस्थान नागौर। और उसके अलावा गुजरात में पूछ दिया जाता है, तो गुजरात में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में आपका जामनगर, जामनगर, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, जामनगर, जामनगर में पाया जाता है गुजरात में। यह जो है आपके कहां पर, जामनगर। और आपका भावनगर, जूनागढ़, भावनगर, भावनगर, जूनागढ़, जूनागढ़ और आपका कच्छ, कच्छ जो पड़ता है आपका कच्छ, वहां पर इसके जो है प्राकृतिक स्रोत है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, कौन सा जिला, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। और उसके अलावा तमिलनाडु का कोयम्बटूर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला। और उसके अलावा त्रिचनापल्ली, उत्तरांचल के त्रिचनापल्ली में, उत्तरांचल के त्रिचनापल्ली में टेहरी और गढ़वाल, उत्तरांचल के त्रिचनापल्ली के टेहरी और गढ़वाल में पाया जाता है, टेहरी और गढ़वाल में पाया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, जो आपका जम्मू कश्मीर होता है, जम्मू कश्मीर, उसके बारामूला, जो आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम पाया जाता है। तो ये इसके प्राकृतिक स्रोत है, इसके जिप्सम के कहां कहां पर, राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर में पाया जाता है। गुजरात में जामनगर, भावनगर, जूनागढ़ और कच्छ में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पाया जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में पाया जाता है। और आपका उत्तरांचल के, जो आपका उत्तरांचल है, वहां के टेहरी और गढ़वाल जिले में पाया जाता है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, बारामूला जिले में पाया जाता है। ठीक है। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट की मात्रा 50 से 70% तक होती है। जो आपका CaSO4 होता है, CaSO4 होता है, इसकी मात्रा जिप्सम में 50 से 70% तक होती है। या डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद रखने के बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो इनको याद रखना। अब बात करते हैं हम पायराइट के बारे में। पायराइट क्या होता है, पायराइट, और पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है आपका पायराइट हो गया। पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2, FeS2 इसका फॉर्मूला होता है पायराइट का। इसमें दो तत्व पाए जाते हैं, एक होता है आपका आयरन और दूसरा होता है आपका सल्फर, जिसमें आयरन की मात्रा 20 से 22% होती है और आपका सल्फर की मात्रा 22 से 24% तक होती है। कितनी होती है, 22 से 24% तक होती है। यह एक गंधक युक्त रसायन होता है। यह एक गंधक युक्त रसायन होता है। ठीक है। यानी कि देखिए इसमें भी सल्फर पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, यानी कि जो आपका जिप्सम है उसमें भी सल्फर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक चीज पकड़िए कि जितनी भी आपकी क्षारीय मृदाएं होती हैं उनको सुधारने के लिए सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जो आपकी अम्लीय मृदा होती है उसमें कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड की आवश्यकता होती है। तो अम्लीय मृदाओं में हम ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जिसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। और आपके क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जिसमें आपकी जो है सल्फर की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पर हम आपको एक चीज मजे की बता दें कि जो आपके रसायन यानी कि जो आपकी खादें पूछी जाती है, उर्वरक पूछे जाते हैं, तो उर्वरक में आपका क्या आता है, पूछ लिया जाता है कि अम्लीय गुण रखने वाले उर्वरक कौन से होते हैं, क्षारीय गुण रखने वाले उर्वरक कौन से होते हैं। तो जैसे हम बता दें आपको कि यदि आपने कोई अमोनियम करके कोई यदि आपने डाला है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, तो अमोनियम सल्फेट जो है यह आपका एक अम्लीय उर्वरक होता है। क्या होता है, यह एक आपका अम्लीय उर्वरक होता है। अब यहीं पर यदि हम बात कर ले नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेटिक उर्वरक हैं, नाइट्रेटिक फर्टिलाइजर है, वह सभी क्षारीय गुण रखते हैं, और अमोनिकल फर्टिलाइजर जितने होते हैं वह सभी एसिडिक गुण रखते हैं। ठीक है। इतनी बात आपकी लगभग क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखिए यह एक गंधक युक्त खनिज है, प्राकृतिक भंडार इसका कहां पर, बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार के रोहतास जिले में पाया जाता है। कौन, पायराइट पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए इसकी अलग अलग आवश्यक मात्रा होती है। इसका जो है
पीएच के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। यदि पीएच 9 है, यदि आपकी मृदा का पीएच मान 9 है, तो वहां पर हम 5 टन प्रति हेक्टेयर, तो वहां पर हम 5 टन प्रति हेक्टेयर पायराइट का प्रयोग करेंगे। और यदि 9 से अधिक है पीएच मान, तो वहां पर हम 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर पायराइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी पायराइट से जुड़ी हुई। ठीक है, और इसमें भी आपका बनता क्या है, इसमें भी आपका अमोनियम Na2 सोडियम सल्फेट और जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो जो आपका अमोनियम Na2CO3 Na2SO4 होता है वह लीच कर जाता है, मृदा की निचले संस्तरों में चला जाता है और आपको वहां पर बचता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि खड़िया पत्थर या संगमरमर। ठीक है, तो वह जो है अम्लीय प्रतिक्रिया इसको सुधार देता है। ठीक है, इतनी बात लगभग आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, जैसे आपका एक तो हो गया जिप्सम, दूसरा हो गया आपका क्या, पायराइट। यहीं पर हम बात कर लेते हैं सल्फर की। तो सल्फर का भी हम प्रयोग करते हैं किसमें, सल्फर का भी प्रयोग करते हैं हम किसमें, अब क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का उपयोग करते हैं, तो सल्फर भी क्या करता है, सल्फर भी मृदा की वायु तथा नमी से क्रिया करके वही बनाते हैं जो आपके जिप्सम और पायराइट ने बनाए थे, क्या, Na2SO4 प्लस CaCO3 यही बनाते हैं। जब यह क्रिया करते हैं तो जो आपका लीच हो जाता है Na2SO4 लीच कर जाता है और आपका बचता है कैल्शियम कार्बोनेट बचता है। ठीक है, इतनी बात लगभग आप समझ गए होंगे। ये बात थी आपकी जिप्सम और जो है आपकी पायराइट और उसके अलावा सल्फर की। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी समझ लीजिए जो कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं उनसे। जैसे आपका लाइमिंग रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं, तो लाइमिंग रिक्वायरमेंट जो होता है वह क्या होता है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग लाइम रिक्वायरमेंट होता है। लाइम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता के अनुसार फसलों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, हाई लाइम रिक्वायरमेंट, मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट और लो लाइम रिक्वायरमेंट। अब उसमें से आपसे हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हाई लाइम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, लो लाइम रिक्वायरमेंट वाली फसल इनमें से कौन सी है, तो आपको 3 कोई हाई वाली दे दी होगी और एक कोई लो वाली होगी। तो इस प्रकार से आपको उसमें पहचान करनी होगी। तो आपको जानना होगा कि हाई लाइम रिक्वायरमेंट कौन सी क्रॉप है, हाई लाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, कौन सी क्रॉप की होती है, और आपकी मीडियम और इसके अलावा लो लाइम रिक्वायरमेंट कौन से क्रॉप की होती है। तो देखिए हाई लाइम रिक्वायरमेंट में आती है आपकी बार्ले, बीन्स, कॉटन, पी। बार्ले, बीन्स, कॉटन और आपकी पी। यानी कि बार्ले मतलब जॉब, बीन्स यानी कि आपकी जितनी भी फलीदार, जिनमें फलियां लगती हैं, फलीदार जितनी भी आपकी क्रॉप्स होती हैं वह, और कॉटन, उसके अलावा पी। बीन्स के लिए हम आपको एक चीज बताते हैं कि बीन्स जो होती है वह रिच सोर्स होती है ऑफ प्रोटीन, यानी कि रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन होती है, बीन्स होती है। ठीक है, और आपके जो आपकी सब्जियां होती हैं और फ्रूट्स होते हैं वह आपके विटामिन और मिनरल्स के रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, विटामिन और मिनरल के रिच सोर्स होते हैं। अब देखिए इसी में आता है आपका सोयाबीन, शुगर बीट और सनफ्लावर। इसी में आपका आता है सोयाबीन, सनफ्लावर और आपका शुगर बीट मतलब चुकंदर। क्या आता है, चुकंदर। बार्ले मतलब जौ, बीन्स माना फली, कॉटन माने कपास, पी माना मटर, और आपका सोयाबीन सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी, और शुगर बीट मतलब की चुकंदर। तो ये आपके हाई लाइम रिक्वायरमेंट में आते हैं, किसमें, इनको जो है हाई लाइम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अब मीडियम, ऐसी क्रॉप जिनको मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वह क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, तो उनके अंतर्गत आपकी मेज है, सोरगम है, टोबैको है और व्हीट है। मेज, सोरगम, टोबैको और आपकी व्हीट, और उसके अलावा आपकी व्हीट आती है। अब लो लाइम रिक्वायरमेंट में आपकी कौन सी आती है, ओट, पोटैटो, राइस। ओट मतलब जई, पोटैटो और आपकी ओट, पोटैटो और राइस। ओट, पोटैटो और राइस आती हैं। इसके अलावा वेरी लो में कौन सी आती है, तो वेरी लो में हो सकता है आपसे पूछ दे, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल है
पाइन एप्पल, पाइन एप्पल क्या है? पाइन एप्पल। वेरी लो लैंड रिक्वायरमेंट किसकी होती है? पाइन एप्पल की होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज बता दें कि ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर टी एंड राइस, ऑप्टिमम पीएच जो आपकी टी यानी कि चाय और आपकी जो राइस होता है, मतलब जो चावल होता है, टी और राइस का जो ऑप्टिमम पीएच मतलब कि जो उपयुक्त तापमान होता, उपयुक्त पीएच पीएच होता है, वह कितने पर उगते हैं अच्छे इनके लिए पीएच मान माना जाता है? तो वह माना जाता है आपका 4 से 6 पीएच मान। 4 से 6 पीएच मान राइस और टी के लिए उपयुक्त होता है। कितना होता है? 4 से 6 पीएच मान आपके राइस और टी के लिए उपयुक्त होता है। तो ये बात थी आपकी जो आपकी एसिडिक यदि भूमि है तो वहां पर हमें लैंड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अब यदि हमें इन फसलों की यदि हमें बुआई करनी है तो वहां पर हम हाई लैंड डालेंगे, ज्यादा चूने की आवश्यकता होगी, ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट होगी। इन फसलों को यदि हम ग्रो करेंगे तो हमें मीडियम लैंड रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, लो लैंड रिक्वायरमेंट और आपकी वेरी लो लैंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ इस प्रकार से। अब देखिए कुछ चीजें और बची हुई हैं, इसी में हम आपकी कुछ क्रॉप्स और बता दे रहे हैं, जैसे जो आपकी सैलाइन होती है, सैलाइन सॉइल होती है उसके लिए, और आपकी जो एल्कली सॉइल होती है उसके लिए। अब जैसे साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, देखिए ये आपके ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, इनको एक बार आप सुन लीजिए, इनका जो पीडीएफ होगा, जो आपके इसके नोट्स होंगे वह हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, साल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती है उनके बारे में जान लीजिए। उसमें नंबर 1 पर आपकी आती है उसी प्रकार से हाई साल्ट टॉलरेंट, नंबर 2 पर मीडियम, मीडियम, और नंबर 3 पर आपकी लो। ठीक है, हाई, लो, मीडियम और लो। तो हाई में आपकी आती है राइस, शुगर केन और ओट्स। राइस, शुगर केन, राइस, शुगर केन और ओट्स। ठीक है, यानी कि राइस मतलब चावल, शुगर केन और ओट्स। हाई लैंड रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? हाई सॉल्ट टॉलरेंट होती है। सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब होता है सहिष्णु फसलें जो उसके प्रति टॉलरेंट हो जाती हैं, उनको सहनशील की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो राइस होता है, शुगर बीट होती है और ओट होती है। मीडियम में आपकी कॉटन, सोरगम, मेज, कॉटन, सोरगम, कॉटन, सोरगम, मेज, कॉटन, सोरगम, मेज, उसके अलावा मस्टर्ड और व्हीट। मस्टर्ड मतलब सरसों और व्हीट आपकी जो है यह कैसी होती है? मीडियम सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती हैं। और लो सॉल्ट टॉलरेंट में पल्सेस आती है, सीसम, पल्स, पल्स, सीसम, सीसम मतलब जो आपका तिल होता है, तिल, सीसमम इंडिकम इसका साइंटिफिक नाम होता है, सीसम। तो पल्स, सीसम, और इसके अलावा रेडिस और बीन्स, रेडिस, रेडिस। ठीक है, और आपकी बीन्स जो हमने अभी आपको बताई रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। ठीक है, पल्सेस, इसमें भी जो है प्रोटीन अच्छी खासी पाई जाती है। सीसम, तिल, यह आपकी तिलहनी फसल है। ठीक है, और रेडिस यानी कि मूली। तो ये जो है आपके कुछ आपके सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स में आती हैं, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। ठीक है, अब ये हो गई सॉल्ट टॉलरेंट। अभी हमने आपको बताई हाई लाइम रिक्वायरमेंट, ऐसी फसलें जो आपकी लाइम रिक्वायरमेंट की उनकी क्या लाइम रिक्वायरमेंट होती है, ये आपकी सॉल्ट टॉलरेंट। अब हम बात करते हैं अल्कली टॉलरेंट, अल्कली सॉइल। जो आपकी अल्कली सॉइल होती है उसमें यदि आपकी मृदा क्षारीय है और यदि उसमें हमें फसलों को ग्रो करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए कौन कौन सी फसलों को हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे अल्कली टॉलरेंट की हम बात करें, अल्कली टॉलरेंट की यदि हम बात करें, अल्कली टॉलरेंट क्रॉप इनकी यदि हम बात करें तो उसमें जो है आपका नंबर 1 पर पैडी आता है, पैडी आता है, ज्वार आता है, व्हीट आता है, व्हीट आता है, सब्जियों में आपका ब्रिंजल आता है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिंजल आता है, पैडी हो गया, ज्वार हो गया, व्हीट हो गया, ब्रिंजल हो गया, बार्ले, ओट, मस्टर्ड, बार्ले, बार्ले, ओट और मस्टर्ड। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको हम अल्कली में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इन फसलों की कुछ ऐसी वैरायटीज निकाल दी गई हैं जिनका प्रयोग हम अल्कली क्रॉप, अल्कली सॉइल में हम कर सकते हैं।
तो वह कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और वही आपकी इंपॉर्टेंट होती है और उन्हीं को पूछ लिया जाता है। तो जैसे पैडी है आपका, पैडी धान, तो इसमें आपकी एक प्रजाति होती है, एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है पद्मा। इसके अलावा IR8, कौन सी? पद्मा होती है, IR8 होती है। इसके अलावा जया होती है, कौन सी होती है? जया। तो ये जो है आपकी ऐसी वैरायटी है, इनको हम एल्कली सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अब इसी में एक वैरायटी आती है, आपने शायद सुना होगा, सैलिनिटी के प्रति, जो आपकी सैलिनिटी टॉलरेंट होती है, उसमें धान की एक वैरायटी आती है जिसे हम कहते हैं लूनीश्री। लूनीश्री वैरायटी लवण सहनशील प्रजाति होती है, जबकि क्षारीय मृदा में उगाने के लिए आपकी पद्मा है, IR8 है, और जया वैरायटी जो है यह पैडी के लिए उपयुक्त है। ठीक है। व्हीट के लिए आपकी दो वैरायटी आती है, एक तो आपकी सोनालिका और दूसरी होती है आपकी कल्याण सोना। कौन सी? कल्याण सोना। ठीक है। उसके अलावा मस्टर्ड में आपकी, मस्टर्ड जो होती है आपकी सरसों, उसमें आती है आपकी कानपुर तोरी, यानी कि तोरिया करके एक सरसों आती है, तोरिया। ठीक है। तो उसी का कानपुर तोरी का मतलब है कि जो आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जिसे हम पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं, वहां से यह निकली हुई प्रजाति है, जिसे नाम दे दिया गया कानपुर तोरी, जो कि आपकी अल्कली टॉलरेंट वैरायटी होती है। ठीक है। पी यानी कि मटर, मटर की वैरायटी है T163। यह वैरायटी आपकी अल्कली टॉलरेंट होती है। और आपकी ज्वार, जो आपकी ज्वार होता है, यानी कि सोरगम, यह CSH1, इसकी जो वैरायटी है CSH1, यह आपकी एक हाइब्रिड वैरायटी भी है, CSH1 PT163 ज्वार सोरगम। इसकी जड़ों में धूरन या प्रसूनिक नामक अम्ल बनता है, जो कि विषैला या तीखा होता है। ठीक है, टॉक्सिक होता है। तो ये जो है आपके कुछ एल्कली टॉलरेंट क्रॉप हो गई। कौन सी? एल्कली टॉलरेंट क्रॉप, यानी कि क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील या सहिष्णु फसलें जिन्हें हम कह सकते हैं। तो ये आपकी अल्कली टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आपसे, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन पर हम अभी चर्चा किए ले रहे हैं। और आज के बाद आपका ये जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल वाला जो आपका पूरा सब्जेक्ट था वह कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका बचेगा कौन सा? वेस्टलैंड। तो वेस्टलैंड को भी हम 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं जो सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंसी होती है वह क्या होती है। देखिए सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंट कह लें या टॉलरेंसी कह लें, टॉलरेंस कह लें, बात एक ही है। ठीक है। अब देखिए इसमें सैलाइन सेंसिटिव क्रॉप कौन सी होती है? सैलाइन सेंसिटिव क्रॉप, यानी कि इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले सैलाइन सेंसिटिव क्रॉप, लेस सैलिनिटी टॉलरेंट, लेस सैलिनिटी टॉलरेंट, और उसके अलावा जो आपका तीसरा बनेगा वह बनेगा आपका हाई सैलिनिटी टॉलरेंस। ठीक है। अब देखिए इनकी जो मेजरमेंट करते हैं किस प्रकार से, कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से कम है तो कौन सी क्रॉप को हम ग्रो करेंगे। और यदि हमारी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वह 4 से 10 डेसीसाइमन प्रति मीटर तक होती है तो हम कौन सी क्रॉप ग्रो करेंगे। और यदि 10 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक है, क्या अधिक है? सैलिनिटी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अधिक है, तो हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करेंगे। तो देखिए वह क्रॉप कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें हम बीन्स को ग्रो करते हैं, बीन्स होती हैं। बीन्स के अलावा रेडिस है, पियर है, कैरेट है। रेडिस, पियर और इसके अलावा कैरेट। ठीक है, कैरेट है। और एप्पल ऑरेंज, एप्पल मतलब सेब, ऑरेंज
मतलब संतरा, इसके अलावा आलमंड, आलमंड और सिट्रस, और सिट्रस। देखिए परेशान ना हो, क्योंकि बार बार वही क्रॉप्स आपके लिए बार बार आ रही हैं, तो परेशान ना हो। इसका जो हम पीडीएफ है, नोट्स, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप एक बार सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। अब देखिए लेस सैलिनिटी टॉलरेंट में कौन सी आती है? व्हीट, ओट, राइस, मेज। व्हीट, व्हीट, ओट, राइस, मेज। व्हीट, ओट, राइस, मेज, लिनसीड, सनफ्लावर, सोयाबीन। लिनसीड, लिनसीड का को हम कहते हैं हिंदी में अलसी। सोयाबीन, सोयाबीन। और आपका होता है सनफ्लावर। कौन सा होता है? सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी। और उसके अलावा टोमेटो है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है। टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर। उसके अलावा पोटैटो, चिल्ली, ऑनियन, ये आपकी सभी सब्जियां हैं। पोटैटो, चिल्ली, ऑनियन, पोटैटो, चिल्ली, ऑनियन, कुकुम्बर, बोटल गार्ड, कुकुम्बर और आपका बोटल गार्ड मतलब लौकी, ठीक है। अब कुछ फल भी आ जाते हैं, जैसे ग्रेप्स है, मैंगो है, अनार है, ठीक है। जैसे ग्रेप्स है और आपका मैंगो है और आपका अनार आता है। इसी में आपकी जो आपकी सूडान ग्रास होती है, सूडान घास जिसे हम बोलते हैं, वह भी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपकी लेस सैलिनिटी टॉलरेंट होती है, ठीक है। हाई सैलिनिटी टॉलरेंट की यदि हम बात करें तो बार्ले है, मस्टर्ड है, कॉटन है, बीट है। कौन सा है? मस्टर्ड है, मस्टर्ड है, बीट है, मस्टर्ड है, बीट है। उसके अलावा बार्ले है, कॉटन है, पालक है और डेट है। बार्ले, पालक, बार्ले, पालक और डेट। तो ये जो है आपकी हाई सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10 डेसीसाइमन पर मीटर से अधिक होती है। यूं कह लें, या यूं कह लें कि जो आपकी डेसी सेंटीमीटर पर डेसीसाइमन पर मीटर कह लें, या इसी को मिलीमोज प्रति सेंटीमीटर कह लें। बस अंतर सिर्फ इतना रखना होगा आपको कि यदि आप उसको मिलीमोज लिख रहे हैं तो आप सेंटीमीटर में लिखेंगे, और यदि डेसीसाइमन लिख रहे हैं तो आप प्रति मीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सॉइल सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी सॉइल एल्कलिनिटी टॉलरेंट होती हैं। तो एल्कलाइनिटी के लिए देखिए कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में समझ लीजिए। यानी कि क्षारीय भूमियों में, क्षारीय भूमियों के लिए कौन कौन सी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, और किस ईएसपी जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होती है, एल्कलाइनिटी टॉलरेंट, टॉलरेंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कौन सी होती है? सेंसिटिव क्रॉप, सेंसिटिव, सेंसिटिव क्रॉप पहला कॉलम बनेगा आपका सेंसिटिव क्रॉप का। दूसरा बनेगा आपका लो टॉलरेंट, लो टॉलरेंट, लो टॉलरेंट का। और तीसरा बनेगा आपका टॉलरेंट क्रॉप का। किसका? टॉलरेंट क्रॉप का, ठीक है। तो जिसकी ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से कम होता है, उसमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं। और जिसका ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से 40% तक होता है, कौन सी ग्रो करते हैं। और यदि आपकी सॉइल का ईएसपी 40% से भी अधिक होता है तो हम कौन सी क्रॉप को ग्रो करते हैं। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है ईएसपी के बेस पर, ठीक है। तो देखिए हम कौन सी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपका इसमें सबसे पहले बीन आता है, बीन मतलब फली। उसके अलावा मेज आती है मतलब मक्का। उसके अलावा कैरेट, गाजर, ऑरेंज और आपका पीच मतलब आड़ू, ठीक है। अब देखिए लो टॉलरेंट क्रॉप में कौन कौन सी होती है, लो टॉलरेंट क्रॉप कौन कौन सी होती है उनके बारे में। जैसे आपका कैरेट होता है, क्या होता है? कैरेट होता है, सैलड,
सलाद जिसे हम बोलते हैं, और ओट होता है ओनियन रेडिश, ओट ऑनियन रेडिश, ओट ऑनियन रेडिश, ज्वार पालक व्हीट, ज्वार पालक व्हीट। ठीक है, थोड़ा डाटा थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए थोड़ा हम भी कंफ्यूजन को देख करके बता रहे हैं ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, हमने भी इनको सही से अभी याद नहीं किया। ठीक है, तो परेशान ना होना। ज्वार पालक व्हीट, और उसके अलावा टॉलरेंट क्रॉप में आपकी ओट आती है, बीट आती है और कॉटन आती है। ओट, बीट और आपकी कॉटन। तो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि ज्यादातर चीजें आप लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो ओट है, इसमें बीट है और कॉटन है। तो ये आपकी एल्कलाइनिटी टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं, लो सेंसिटिव क्रॉप, लो टॉलरेंट और टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम बस छोटी सी एक चीज और बता दें आपको कि जो आपकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है वह किस पीएच मान पर कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है, किस पीएच मान पर और कौन से, बस इतना सा और जान लीजिए। तो न्यूट्रिएंट की यदि हम बात करें तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में आपका जो पीएच होता है, पीएच एक तरफ लिख लीजिए, पीएच एक तरफ लिख लीजिए आप अवेलेबिलिटी और अगला लिखिए आप रिमार्क। तो यहां पर देखिए हम आपको समझाते हैं। पीएच देखिए, पीएच यदि लो पीएच है, लो पीएच मतलब यदि पीएच मान कम है, यानी कि पीएच मान कम है से मतलब है आपकी मृदा अम्लीय है, कम होगा तभी तो आपकी मृदा अम्लीय होगी। तो लो पीएच मान पर हम कौन से आपके अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वहां पर जो है आपका एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, उसके अलावा मैग्नीज होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है और कोबाल्ट होता है। मैग्नीज, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट, यानी कि कुल मिला के आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि जितने भी आपके ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं, उनकी सभी की लो पीएच पर अवेलेबिलिटी होती है। किसको छोड़कर? बोरॉन और मॉलिब्डेनम को छोड़कर। बोरॉन एंड मॉलिब्डेनम को यदि हम छोड़ दें, बोरॉन एंड मॉलिब्डेनम को छोड़कर जितने भी आपके ट्रेस एलिमेंट होते हैं वह लो पीएच मान पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपका हाई पीएच। हाई पीएच का मतलब है यदि हमारी भूमि कैसी है? क्षारीय है। तो देखिए मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास, यहां पर आपका मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, ये आपके सभी के सभी कहां पर? हाई पीएच पर अवेलेबल होते हैं। यानी कि ऑल मेजर न्यूट्रिएंट कहां पर? हाई पीएच पर। ऑल मेजर न्यूट्रिएंट हाई पीएच पर अवेलेबल होते हैं, छोड़कर किसको? फास्फोरस को छोड़कर। किसको? फास्फोरस को छोड़कर। ठीक है, अब देखिए जो आपका न्यूट्रल पीएच होता है, न्यूट्रल पीएच का मतलब उदासीन पीएच मान होता है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि आपकी मृदा का पीएच मान न्यूट्रल है तो वहां पर कौन से तत्व की अवेलेबिलिटी होती है? तो फास्फोरस एंड बोरॉन तत्व की अवेलेबिलिटी होती है। फास्फोरस एंड बोरॉन तत्व की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, किस पर? न्यूट्रल पर। अब देखिए ज्यादातर हम आपको बता दें, यदि एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, यदि एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो आपके लिए वह, आपके पौधों के लिए वह टॉक्सिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? आपके पौधों के लिए वह टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक नेचर का हो जाता है। ठीक है, और आपके ज्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह जो है आपकी ज्यादातर फसलों के लिए जो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है वह 5 से 7 पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि डाटा भले ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन को ही सॉल्यूशन बदलने के लिए हमने आपको छोटा सा एक प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और ये आपका प्रॉब्लमेटिक का हमारी तरफ से लगभग आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसमें आपका जो आपकी एक यूनिट बची हुई है वेस्टलैंड की, उसके बारे में हम कभी 1-2 वीडियो में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।